नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की टॉपिक वाइज सीरीज के अंतर्गत बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के ऊपर ये वीडियो है, जिसमें 65 प्रश्न दिए गए हैं। इन 65 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, जिससे कोई भी क्वेरीज आपके लिए इस टॉपिक से नहीं रहे। साथ ही साथ आपने जो हमारे वीडियो इस प्रकार से देखे हैं, पसंद किए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो चलाते रहेंगे। किसी भी प्रकार की जो शंका है उसका समाधान भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य यानी अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो बुद्धि की जो पहली 3 विशेषताएं बताई गई हैं, 1, 2 और 3, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो चौथी विशेषता यानी कि यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, यह बिल्कुल गलत है। ये बुद्धि की सही व्याख्या नहीं करती है। बुद्धि के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं कि मनुष्य का व्यवहार वस्तुओं के रूप में किया गया परिवर्तन सामान्यतः जिस अमूर्त तत्व के आधार पर किया जाता है वही बुद्धि है। बुद्धि एक सामान्य मानसिक क्षमता है। इसे कई तरह की क्षमताओं का एक संपूर्ण योग माना गया है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। यानी कि जिस तत्व के सहारे जो व्यक्ति है वो वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है, विवेकशील चिंतन करता है और उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, उसी को ही बुद्धि कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। यह बुद्धि की एक विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के विषय में आधुनिक अवधारणा है मस्तिष्क में तर्क करने का गुण, अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण या नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। तो बुद्धि के विषय में जो हमारी आधुनिक धारणा है वह है कि जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण है जो है वो बुद्धि के अंतर्गत पाया जाता है, इसलिए इसको आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत गिना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यानी वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने यह कहा है कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश एवं आलोचना इन 4 शब्दों के अंतर्गत ही बुद्धि निहित है? स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, रायबर्न ने या अल्फ्रेड बिने ने? तो ये जो वैज्ञानिक हैं वह हैं अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि शब्द जो है वो ज्ञान, आविष्कार एवं निर्देश एवं आलोचना इन 4 शब्दों के अंतर्गत दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि का जो वैज्ञानिक मापन है वो सर्वप्रथम वो किसने किया था? टर्मन ने, स्टैनफोर्ड ने, विनेट ने या गिलफर्ड ने? यानी बुद्धि का जो वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया? टर्मन, स्टैनफोर्ड, विनेट या गिलफर्ड? तो ये जो विनेट महोदय हैं इन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन जो है वो बुद्धि का किया था। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बिने का मानना है कि बुद्धि एक समान तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो बिने या बिनेट महोदय जो हैं उन्होंने वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम बुद्धि का किया था और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनके अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई यानी इसका विभाजन नहीं किया जा सकता और बुद्धि एक समान तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड विनेट स्केल से एक व्यक्ति के निम्न गुण को मापा जाता है। यानी वह कौन सा गुण है जिसको विनेट स्केल के माध्यम से मापा जाता है? बौद्धिक, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति या व्यक्तित्व? तो जो बौद्धिक गुण है उसको विनेट स्केल के माध्यम से मापा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार इनमें से कौन सा है? यानी वो कौन सा व्यवहार है जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करता है? दूसरे के अंतर्मन की इच्छा एवं मनसाओं का पता लगाना, दूसरे के मूड को भांप जाना, मिलते जुलते संवेगों तो यथा उदासी एवं पश्चाताप में भेद कर पाना,
या दूसरों के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला जो व्यवहार है वह है मिलते जुलते संवेगों तथा यथा जैसे उदासी एवं पश्चाताप में भेद कर पाना। यानी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की जो विशेषता है वह है कि मिलते जुलते संवेग जैसे उदासी एवं पश्चाताप जो है उसमें भेद कर पाना जब मनुष्य सीख जाता है तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला गुण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, एक इंटीरियर यानी सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि की, मूर्त बुद्धि की, सामाजिक बुद्धि की या सामान्य बुद्धि की? तो एक सफल इंटीरियर डिजाइनर जो होता है उसमें अमूर्त बुद्धि की प्रधानता होती है। सबसे ज़्यादा उसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है जिसके आधार पर वह सफल इंटीरियर डिजाइनर बन पाता है। अगला प्रश्न है बुद्धि का या बुद्धि के स्रोत कौन कौन से हैं? आनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्वयं तथा वातावरण की अंतक्रिया या उपयुक्त सभी। यानी वह कौन कौन से तत्व हैं जिनको बुद्धि के स्रोत के रूप में जाना जाता है या गिना जाता है? तो आनुवांशिक, दूसरा है अधिगम का परिणाम, तीसरा है स्वयं तथा वातावरण की अंतक्रिया। तो ये जो तीनों तत्व हैं वो बुद्धि के स्रोतों के अंतर्गत गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई? साइमन के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, गिलफर्ड के द्वारा या टर्मन महोदय के द्वारा? तो स्पीयरमैन जो महोदय हैं उनके द्वारा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वो दिया गया था। द्वितत्व सिद्धांतवाद यानी 2 फैक्टर थ्योरी प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यह बुद्धि के 2 तत्व को मानता है। 2 तत्व इनके अनुसार बुद्धि के होते हैं। पहला होता है सामान्य तत्व, सामान्य तत्व जिसे जी फैक्टर कहा जाता है। जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, यह जन्मजात होता है। यानी व्यक्ति के अंतर्गत यह जी फैक्टर जो है वो जन्मजात होता है, यानी जन्म से ही पाया जाता है। इसके अलावा जो अगला फैक्टर है वह है विशिष्ट कारक यानी कि स्पेशल फैक्टर, जिसे एस फैक्टर भी कहा जाता है। यह वातावरण से अर्जित किया जाता है। स्पीयर महोदय जो है वो कहते हैं कि जो स्पेशल फैक्टर है वो वातावरण से प्राप्त किया जाता है। वातावरण के साथ अनुकूलन करने पर मनुष्य इसको प्राप्त करता है। स्पीयरमैन ने 1911 में कहा कि सामान्य तत्व तथा विशिष्ट तत्व के साथ ही साथ एक समूह तत्व यानी कि तीसरा तत्व भी होता है। यह स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत है। यानी पहले इन्होंने द्वितत्व सिद्धांत दिया था और बाद में 1911 में इन्होंने त्रितत्व सिद्धांत भी दिया था। और तीसरा तत्व जो था वो समूह तत्व इन्होंने माना था। एक हो गया जनरल फैक्टर, दूसरा है स्पेशल फैक्टर और तीसरा है ग्रुप फैक्टर यानी समूह तत्व। तो इस प्रकार से द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफर्ड ने या थ्रस्टन ने? तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्पीयरमैन महोदय ने ही किया था। बुद्धि के 2 तत्व उन्होंने सर्वप्रथम माने थे, सामान्य यानी कि जी फैक्टर जनरल और विशिष्ट यानी कि स्पेशल फैक्टर। इस प्रकार से सामान्य एवं विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन महोदय ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत को देने वाले कौन थे? बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? गिलफर्ड ने, स्पीयरमैन ने, टर्मन ने या मिने ने? तो बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने ही दिया था। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, इस सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बुद्धि में 3 कारक बताए। पहला जी फैक्टर, दूसरा एस फैक्टर और तीसरा जो है वो S1 + S2 = SN। यानी कि
सामान्य तत्व, विशेष तत्व और समूह तत्व। इस प्रकार से त्रिकारक सिद्धांत जो है वो भी 1911 में स्पीयरमैन महोदय ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकर रुक जाता है? 10 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष या 50 वर्ष? तो स्पीयरमैन महोदय जो हैं वो है मानते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था में आते आते बुद्धि का जो बढ़ना है वो रुक जाता है। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत? तो थॉर्नडाइक महोदय जो है वो बहुतत्व सिद्धांत को मानने वाले हैं। उनके अनुसार यह सिद्धांतवाद थॉर्नडाइक महोदय जो हैं वो उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनकी मान्यता थी कि सामान्य बुद्धि को कई भागों यानी तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। इन समस्त तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व बनता है। थॉर्नडाइक ने इस सामान्य तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व भी बताए थे। इनको इस चित्र के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। चित्र के माध्यम से इसको बताया जा सकता है। इसमें ये P1, ये P2, ये P3, P4, P5 और ये P6 और इस सब के अंतर्गत बीच में जो रहता है उसको जनरल फैक्टर यानी सामान्य तत्व कहा जाता है। सामान्य तत्व इसको कहते हैं। तो इस चित्र से स्पष्ट है कि सामान्य तत्व वह है जो समस्त मूल तत्वों के केंद्र में रहकर दूसरे मूल तत्वों को प्रभावित करता है। ये जो बीच में स्थित तत्व है उसको सामान्य तत्व कहा जाता है और इन सारे तत्वों को ये प्रभावित करता है। जैसे हम कठिन कार्य करते जाते हैं और हमारी बुद्धि का विकास भी उसी प्रकार से होता चला जाता है और बुद्धि भी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम IAS परीक्षा की तैयारी करते हैं तो RAS परीक्षा अधिक सरल लगने लग जाती है। यानी किसी भी ऊंची चीज़ की या ऊंचे एग्जाम की यदि हम तैयारी करेंगे तो उससे जो निचले स्तर के एग्जाम्स हैं वो हमारे लिए अपने आप सरल होते चले जाएंगे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के टीलों से करते हुए स्तर, चौड़ाई, क्षेत्रफल एवं गति इन 4 बातों की चर्चा की है। थॉर्नडाइक का मानना है कि कठिनाई का स्तर बढ़ने से बुद्धि का भी विकास होता जाता है। इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत एवं विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत है वो बहुतत्ववादी सिद्धांत है और ये बहुत से तत्वों में बुद्धि को व्यवस्थित किया जा सकता है और इन सारे तत्वों के अंतर्गत यानी मध्य में जो तत्व रहता है वो सामान्य तत्व रहता है जो सभी तत्वों को प्रभावित करते हुए और बुद्धि का विकास करता है। इसलिए थॉर्नडाइक महोदय जी कहते हैं कि जितना ऊंचा हम सोचेंगे उतना ही हमारा जो बुद्धि है उसका डेवलपमेंट होता चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादन किया? बिने ने, स्पीयरमैन ने, थ्रस्टन ने या थॉर्नडाइक ने? तो बहुखंड सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक महोदय ने प्रतिपादित किया था, अभी जिसकी व्याख्या पिछले क्वेश्चन में की गई है। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं यांत्रिक, सामाजिक, अमूर्त या सभी? तो थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार ये सभी जो हैं वो बुद्धि के प्रकार यानी यांत्रिक बुद्धि भी होती है, सामाजिक बुद्धि भी होती है और अमूर्त बुद्धि भी होती है। थॉर्नडाइक जिन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस एवं एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक पुस्तकों की रचना की है उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। 3 प्रकार की बुद्धि थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार होती है। पहला है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को हम देख लेते हैं। वे कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान के प्रति अपने आप को व्यवस्थित करने की योग्यता अमूर्त बुद्धि कहलाती है। यानी पुस्तकीय ज्ञान जहाँ से लिया जाता है या पुस्तकीय जो ज्ञान होता है उसको
अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि वह ना दिखने वाली कल्पना एवं चिंतन शक्ति है जिसके आधार पर व्यक्ति या बालक किसी बात को सोचते, समझते तथा आत्मसात कर उसे क्रिया रूप देते हैं। अमूर्त बुद्धि बालकों की अपेक्षा बड़ों में अधिक स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है, यानी बड़ों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है। अब बुद्धि का जो दूसरा प्रकार आता है वह है यांत्रिक बुद्धि का। यांत्रिक बुद्धि को देख लेते हैं। यांत्रिक बुद्धि कलपुर्जों एवं सृजनशील कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में जो बुद्धि कार्य करती है उसे यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का इस प्रकार का संबंध मूल रूप से क्रियाओं और कार्यों से है, अतः ऐसे हस्तकौशलों में सरलता से देखा जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार का मशीनरी संबंधी जो कार्य होता है वो यांत्रिक बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है। अब तीसरा प्रकार है सामाजिक बुद्धि का। सामाजिक बुद्धि वह है जो सामाजिक संबंधों को बनाने, बढ़ाने, सुधारने और उनका निर्वाह करने में सहायक सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, किताब संबंधी बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, कलपुर्जों एवं जो मिस्त्री महोदय होते हैं, यानी जिनमें मशीनरी का डेवलपमेंट देखा जाता है, जिस बुद्धि के द्वारा उसको यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है, और समाज संबंधी यानी सामाजिक कार्य जिस बुद्धि की सहायता से किए जाते हैं उसको सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही प्रकार की बुद्धि थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार होती है, यांत्रिक, सामाजिक एवं अमूर्त बुद्धि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिलफर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। जो गिलफर्ड महोदय हैं उन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड महोदय ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत में इस सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफर्ड हैं। इनके अनुसार बुद्धि एक तार्किक रचना है। बुद्धि के त्रिआयाम, विषय वस्तु, पहला जो आयाम है वह है विषय वस्तु, दूसरा आयाम है संक्रिया जिसे ऑपरेशन ओ कहा जाता है, और तीसरा जो आयाम है वह है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो विषय वस्तु जो आयाम है उसको कंटेंट यानी कि सी अक्षर से इंडिकेट करते हैं, संक्रिया को ऑपरेशन यानी कि ओ अक्षर से इंडिकेट करते हैं, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो है उसको पी अक्षर से इंडिकेट किया जाता है। इस प्रकार से गिलफर्ड के जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत है वो त्रिआयामी सिद्धांत हैं। बुद्धि, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, इन तीनों का ही परिणाम है। गिलफर्ड का जो सिद्धांत है उसके उपनाम हैं त्रिवियम सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का मॉडल सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत या 3D थ्योरी, और विषय वस्तु संक्रिया सिद्धांत या विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत। और गिलफर्ड महोदय ने बताया है कि बुद्धि के अंदर 120 तत्व होते हैं। गिलफर्ड महोदय के अनुसार बुद्धि के अंदर 120 तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि बुद्धि समस्या, संक्रिया एवं उत्पाद का गुणात्मक रूप है। इंटेलिजेंस बराबर होता है C गुणा O गुणा P। तो C यानी कि 4 गुणा 5 गुणा 6 बराबर हो गया 120 खंड। पूर्व में विषय वस्तु के 4 तत्व मानकर कुल 120 तत्व माने थे। इन्होंने बुद्धि प्रणाली को त्रिआयामी घन प्रतिमान के माध्यम से प्रदर्शित किया था। त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार हम विषय वस्तु के माध्यम से किसी बात को पढ़ने या सूचना प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात संक्रिया के माध्यम से उस सूचना का चिंतन मनन करके उत्पाद के माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं। गिलफर्ड 1967 में डिब्बे के आकार का बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था। यानी गिलफर्ड महोदय ने 1967 में डिब्बे के आकार का बुद्धि संरचना मॉडल जो था वो प्रस्तुत किया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है?
बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफर्ड महोदय का, क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत पाव्लोव महोदय का, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन महोदय का, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आसुबेल महोदय का। तो इनमें से जो युग्म सही नहीं है वह है बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफर्ड महोदय का, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो गिलफर्ड महोदय का नहीं है। बहुतत्व सिद्धांत जो था वो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? 90, 110, 135 या 120? तो अभी हमने क्लियर किया था कि जो गिलफर्ड महोदय हैं उन्होंने 120 तत्व बुद्धि के माने हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 120। अगला प्रश्न, निम्न में से गिलफर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो गिलफर्ड महोदय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह कौन सा है? बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत या बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत? तो गिलफर्ड महोदय ने जो सिद्धांत दिया था वह था बुद्धि संरचना सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविम बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक या व्यावहारिक? तो गिलफर्ड महोदय ने जो सिद्धांत दिया था और विषय वस्तु आयाम का घटक जो नहीं था वह है प्रणाली, यानी सिस्टम जो है वो इसका घटक नहीं है। प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक, शाब्दिक यानी सेमेंटिक और व्यावहारिक यानी बिहेवियरल, इसके तीनों अंग हैं। ये तो त्रिविम बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम के तत्व हैं, लेकिन प्रणाली जो तत्व है वो इसका तत्व नहीं माना जाता है, जो सिद्धांत गिलफर्ड महोदय ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि का आयाम नहीं है विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद या संज्ञान? तो संज्ञान जो है वो गिलफर्ड महोदय के अनुसार बुद्धि का आयाम नहीं है। विषय वस्तु यानी कंटेंट, संक्रिया यानी ऑपरेशन और उत्पाद यानी प्रोडक्ट, यानी कि सी, ओ और पी जो आयाम है वो तो बुद्धि के आयाम है, लेकिन गिलफर्ड महोदय के अनुसार संज्ञान आयाम जो है वो बुद्धि का आयाम नहीं है। अगला प्रश्न है, एडवर्ड डी बोनो ने गिलफर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रत्यय को क्या नाम दिया था? यानी एडवर्ड डी बोनो जो महोदय हैं उन्होंने गिलफर्ड के द्वारा प्रतिपादित अपसारी चिंतन का संप्रत्यय है उसको क्या नाम दिया था? पार्श्विक चिंतन, उदग्र चिंतन, छैदिक चिंतन या बहुसांस्कृतिक चिंतन? तो एडवर्ड डी बोनो के अनुसार पार्श्व चिंतन नाम जो है वो उसको दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? गार्डनर महोदय के अनुसार बुद्धि के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 9, 7, 6, 5? तो गार्डनर के अनुसार बुद्धि के जो प्रकार हैं वो 9 हैं। इनको एक एक करके हम देखते हैं कि गार्डनर बुद्धि के कारक सिद्धांत की आलोचना करता है। गार्डनर का मानना है कि बुद्धि में कारक नहीं होते बल्कि बुद्धि में तो प्रकार होते हैं। गार्डनर ने बुद्धि में 7 प्रकार बताए, यानी भाषाई बुद्धि जिनको विभिन्न भाषाओं को जानने या पढ़ने या सीखने का आनंद आता है। तार्किक या गणितीय बुद्धि समस्याओं का समाधान करने या समस्याओं का समाधान करने वाले यह समस्याओं को हल करने में उलझे रहते हैं। आकाशीय या खगोलीय बुद्धि ज्योतिषी में रुचि रखने वाले होते हैं। ये सांगीतिक यानी जिनको संगीत का शौक रहता है तो उनको संगीतिक बुद्धि के अंतर्गत माना जाता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि स्वयं समझ ले, दूसरों को समझाने में असमर्थ रहते हैं ये व्यक्ति। अंतर्वैयक्तिक व्यक्ति दूसरों की समस्याओं को समझने में समझें लेकिन स्वयं की समस्याओं को समझने में असमर्थ रहते हैं। अंतर्वैयक्तिक व्यक्ति तो वो होते हैं जो स्वयं समझ सकते हैं लेकिन दूसरे को समझा नहीं सकते, और अंतर्वैयक्तिक व्यक्ति वह होते हैं जो दूसरों की समस्याओं को समझ सकते हैं लेकिन खुद की समस्याओं को समझ नहीं सकते। शारीरिक गतिक जो शरीर और मस्तिष्क से सक्रिय रहते हैं। गार्डनर ने 1998 में
प्रकृतिवादी एवं 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि के प्रकार भी बताए थे। गार्डनर ने मूलतः बुद्धि के 7 प्रकार बताए, लेकिन वर्तमान में गार्डनर के बुद्धि के जो प्रकार हैं वो 9 माने गए हैं। गार्डनर पहला मनोवैज्ञानिक था जिसने बुद्धि के प्रकारों को माना, जबकि सभी मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कारक बताए हैं। तो इस प्रकार से शुरुआत में तो गार्डनर महोदय ने 7 बुद्धि के प्रकार दिए थे, लेकिन 1998 में इन्होंने एक और प्रकार बताया था जो था प्रकृतिवादी, और सन 2000 में फिर से एक प्रकार और बताया, वह था अस्तित्ववादी। इस प्रकार से 7 और 2 मिलाकर हो गए 9। तो वर्तमान में गार्डनर महोदय के अनुसार बुद्धि के जो प्रकार हैं वो 9 माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार किसका है? हर्बर्ट का, गार्डनर का, कोहन का या जॉनसन का? तो गार्डनर महोदय ये कहते हैं कि बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। इस प्रकार से ये विचार जो है वो गार्डनर महोदय का है, जिन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार माने हैं। पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि को प्रकारों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गिलफर्ड ने, स्पीयरमैन ने, टर्मन ने या गार्डनर ने? तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो गार्डनर महोदय ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? मूलतः 7, वर्तमान में 9। मूलतः 9, वर्तमान में 7, यानी गार्डनर महोदय के बुद्धि के प्रकारों की बात हो रही है। तो उनमें मूलतः 7 थे और वर्तमान में जिनको 9 कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। या मूलतः 9, वर्तमान में उनको 7 माना जाता है, ये ऑप्शन सही है। मूलतः 5 और कोई नहीं। तो मूलतः तो वो 7 थे, लेकिन वर्तमान में इनको 9 माना जाता है। तो यही हमारा राइट आंसर है। यानी बुद्धि के जो 9 प्रकार हैं वो गार्डनर महोदय के अनुसार वर्तमान में 9 हैं और पहले इनको 7 माना जाता था। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम किसने और कब दिया था? विनय ने 1905 में, टर्मन ने 1908 में, फ्रोबेल ने 1911 में या कोहलर ने 1914 में? तो वे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम दिया था और इन्होंने कब दिया था? तो ये हैं विनय महोदय, जिन्होंने 1905 में बुद्धि लब्धि का विचार दिया था। बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो स्टर्न महोदय ने किया ना, यानी सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो तो स्टर्न ने किया था। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विनय ने किया था। यानी मानसिक आयु जो थी उस शब्द का जो प्रयोग था मानसिक आयु, उसका विनय महोदय ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण में 1908 में शामिल किया गया था। मानसिक आयु 1905 में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विनय ने और मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण में 1908 में शामिल किया गया था। 1912 में विलियम स्टर्न महोदय ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र बनाने का प्रयास किया था। इन्होंने कहा था कि IQ बराबर मानसिक आयु वटा वास्तविक आयु होता है। वास्तविक आयु यह IQ का प्रामाणिक सूत्र नहीं है। इसके बाद IQ का प्रामाणिक सूत्र जो था वो 1916 में टर्मन ने बनाया था। ये जो टर्मन महोदय हैं, टर्मन, इन्होंने 1916 में IQ का यानी बुद्धि लब्धि का वास्तविक प्रामाणिक सूत्र बनाया था। दशमलव की कमी को दूर करने के लिए इस सूत्र में स्टर्न ने संशोधन किया और इसको 100 से गुणा किया था। अब इसको देखते हैं कि बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर क्या होता है, 100 गुणा मानसिक आयु बटा होता है वास्तविक आयु। किसी व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण उसकी मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग देकर
प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है, जिसे वृद्धि लब्धि यानी IQ कहा जाता है। जैसे यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 एवं शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि है जो वो इस प्रकार रहेगी कि 15/10 गुणा 100, तो ये 10 से 100 10 बार कट जाएगा, 15 गुणा 10 करेंगे तो इसकी जो बुद्धि लब्धि आएगी वो 150 आएगी। इस प्रकार से मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 जो होता है वो बुद्धि लब्धि का यानी इंटेलिजेंस क्वेरेंट है उसका सही सूत्र है। अब अगला जो प्रश्न है वह है कि तो ये जो बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम विचार जो था वो विनय महोदय ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि परीक्षा निर्माण के जन्मदाता कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, अल्फ्रेड बिने, लेवेटर या विलियम स्टर्न? तो बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता हैं वो अल्फ्रेड विने माने जाते हैं। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था विने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या कैटल ने? तो मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित करने वाले थे विने महोदय। अगला प्रश्न जो है वह है कि बुद्धि लब्धि यानी कि IQ जो है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या वास्तविक आयु गुणा मानसिक आयु बटे 100। तो हमारा जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो माना जाता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, यानी इंटेलिजेंस क्वेटेंट यानी IQ जो है उसको ज्ञात करने का सूत्र रहेगा मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 जो है वो बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र माना जाता है। और ये सूत्र जो था वो मिस्टर स्टर्न महोदय ने इसको दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया था? स्टर्न ने, विने ने, टर्मन ने या स्पीयरमैन ने? तो ये जो टर्मन महोदय हैं इन्होंने इस बुद्धि लब्धि का जो समीकरण था वो पूरी तरह से क्लियर किया था, और इसमें से दशमलव की जो कमी थी उसको स्टर्न ने संशोधित किया था, इसलिए इन्होंने इससे 100 से गुणा किया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालक्रम आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 125, 83, 120 या 110? तो इसको इस सूत्र की सहायता से आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं, और इसकी जो बुद्धि लब्धि आएगी वो आएगी 120। अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि, यानी शिक्षक जो है उसको शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? शिक्षार्थी के शारीरिक संगठन का ज्ञान होता है इससे, शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए इसका ज्ञान होता है, शिक्षार्थी की शारीरिक विकृति का ज्ञान होता है, या शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक जो शिक्षार्थी है उसकी बुद्धि लब्धि का ज्ञान शिक्षक के लिए होना चाहिए क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का जो परीक्षण है वो कैसे होता है? मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा, निष्पत्ति परीक्षण द्वारा या 2 एवं 3 द्वारा? यानी अमौखिक बुद्धिमत्ता या निष्पत्ति जो परीक्षण है इनके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 4। अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण एवं निष्पत्ति परीक्षण जो है उनके माध्यम से मूक एवं बधिर जो बालक हैं उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। अगला जो प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा, यानी कौन सा जो फैक्ट है
जो टर्म जिसको माना जाता है वो सही नहीं है। मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु या सामाजिक आयु, तो इनमें जो सामाजिक आयु शब्द है इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, तो ये सही नहीं है। दंत आयु, मानसिक आयु, कंकाल आयु जो है वो होती है। अगला प्रश्न है, सन 1908 में निर्मित बिने साइमन परीक्षण में प्रश्न संख्या कितनी थी? 60, 73, 46, 59। तो 59 प्रश्न जो है वो 1908 में निर्मित बिने साइमन परीक्षण में ये संख्या थी। तो मित्रों, आजकल किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षक महोदय यानी जो एग्जामिनर है उसके द्वारा पूछ ले जाते हैं, इसलिए हमको हर प्रकार से तैयार रहना है, हर प्रकार की तैयारी हमको करनी है, जिससे किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमसे रह नहीं जाएं और हमारा जो सिलेक्शन है वो रहे नहीं। हमको 100% सफल होना है, तो हमें सारे जो एंगल हैं उनके हिसाब से तैयारी करनी है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? बिने, रवेन, वेक्सलर या स्पीयरमैन? तो बुद्धि परीक्षण की जो कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो थे बिने महोदय। तो बिने महोदय ने बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने का जो काम था वो सबसे पहले किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? यानी इनमें से कौन सा टर्म है जिसका निश्चय केवल हम आनुवांशिकता के आधार पर करते हैं? बुद्धि, लिंग, व्यक्तित्व या ऊंचाई? तो इसमें ऊंचाई जो है वो केवल आनुवांशिकता के यानी हेरिडिटी के आधार पर ही निश्चित होती है। अगला प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है वो किस श्रेणी में आएगा? औसत, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि या जड़? तो 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है वो औसत बालकों की बुद्धि यानी श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा प्रतिभाशाली, सृजनशील, मंदबुद्धि, जड़ बुद्धि? तो ऐसा बालक जो अपनी जो एज है उससे भी बहुत ही ज़्यादा का काम करता है तो उसको प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत ही लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 है वह किस श्रेणी में आएगा? यानी 16 वर्षीय किशोर है उसकी मानसिक आयु 15 है तो उसको किस श्रेणी में शामिल करेंगे? प्रतिभाशाली बालक, औसत, मंदबुद्धि या जड़? तो ऐसा बालक जो 16 वर्ष का है उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष की है तो उसको औसत बुद्धि के बालकों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, संज्ञानात्मक योग्यता या सामाजिक बुद्धि? तो व्यावहारिक बुद्धि जो है वो उसको मूर्त बुद्धि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है? अवाचिक, सामाजिक, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा या वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा? यानी कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसके माध्यम से बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है? तो वह है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। यानी समूह जो में बुद्धि का जो परीक्षण किया जाता है उसके माध्यम से अधिकांशतः बुद्धि यानी बालकों की जो बुद्धि है उसका मापन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत कहाँ से हमें मिल रहा है ये हम इन ऑप्शंस के माध्यम से देखेंगे कि उन्नति के लिए मापन में सहायक, बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाते हैं, बालकों को वर्गीकृत करने में या अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। तो बुद्धि लब्धि के जो परीक्षण है उनका जो दुरुपयोग है वो बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाते हैं, इस जगह संकेत दे रहा है कि यहाँ बुद्धि लब्धि के परीक्षणों का जो दुरुपयोग है वो किया जा रहा है।
तो इस प्रकार से किसी अध्यापक को ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीमांत मानसिक पिछड़ापन वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है 25 से 50 के मध्य, 70 से 90 के मध्य, 35 से 60 के मध्य, 51 से 70 के मध्य। तो सीमांत मानसिक पिछड़ापन वाला जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि होती है 70 से 90 के मध्य। 70 से 90 के मध्य जो बुद्धि लब्धि होती है उन बालकों को सीमांत बुद्धि वाला बालक कहा जाता है, बुद्धि लब्धि वाला बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? यानी क्रिया का निष्पादन प्रकार का जो बुद्धि परीक्षण है वो कौन सा उदाहरण नहीं है? इनमें से घन निर्माण करना, ब्लॉक का छेद में फिट करना, चित्रों के टुकड़ों को जोड़ना या सरल गणित समस्याएं हल करना। तो इनमें सरल गणित समस्याएं हल करना जो है वो निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जो उदाहरण है वो शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 के बालक का औसत IQ कितना होगा? 30, 60, 100 या 140? तो कक्षा 6 के बच्चे का जो औसत IQ है वो 100 माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो दोस्तों थर्ड ग्रेड टीचर जो 11 अक्टूबर 2013 को हुई थी उसमें आया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो ये जो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। वो किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो सकती है, चाहे थर्ड ग्रेड, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अन्य कोई एग्ज़ाम। तो इन क्वेश्चंस को आप हल्के में नहीं लें और बड़े ध्यान से इनका सॉल्यूशन करें आप। और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे, हमें ऐसी आशा है। आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है आर्मी बीटा टेस्ट, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वो आर्मी बीटा टेस्ट को माना जाता है। एक बार निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बैचलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी जो है, यानी कौन सी बैचलर महोदय ने एक बुद्धि मापनी बनाई थी, उसमें एक निष्पादन मापनी है अंकगणितीय, सादृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति? तो बैचलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी जो है वो है चित्रपूर्ति, यानी चित्रों को इसके माध्यम से पूरा करवाया जाता है और बालक की बुद्धि का जो है वो मापन किया जाता है। ऐसा बैचलर महोदय ने एक मापनी बनाई थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 50, बच्चों हेतु बैचलर बुद्धि मापने के किस परीक्षण में संख्याओं को बढ़ते क्रम में प्रस्तुत कर बालक को भी उसी क्रम में उल्टे क्रम में संख्याओं को दोहराने हेतु कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर, बच्चों हेतु बैचलर बुद्धि मापने के किस परीक्षण में संख्याओं को बढ़ते क्रम में प्रस्तुत कर बालक को भी उसी क्रम में उल्टे क्रम में संख्याओं को दोहराने हेतु कहा जाता है? यानी वह कौन सा परीक्षण है? अंक विस्तार, अंक गणितीय, कूट संकेतन या सदृश्यता? तो बैचलर बुद्धि मापने के अंतर्गत इसमें कौन सा परीक्षण है जिसमें संख्याओं को बढ़ते क्रम में प्रस्तुत कर बालक को भी उसी क्रम में उल्टे क्रम में संख्याओं को दोहराने हेतु कहा जाता है? तो यह है अंक विस्तार, यानी अंकों का विस्तार करने की जो प्रक्रिया है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी हैं बालकों के लिए, गूंगे बहरे बालकों के लिए, निरक्षर बालकों के लिए या सभी बालकों के लिए? तो ये जो है वो सभी प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी हैं। सबसे पहले क्रियात्मक यानी निष्पादन बुद्धि परीक्षण सेंगुइन ने 1866 में निर्मित किया था, जो मानसिक रूप से मंदित बच्चों की बुद्धि मापन में किया गया था। क्रियात्मक परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं होता है, अतः यह पढ़े लिखे के अलावा अनपढ़ यानी निरक्षर, गूंगे, छोटे बच्चों की बुद्धि में आसानी से किया जा सकता है। तो क्रियात्मक परीक्षण जो है वो सभी प्रकार के बालकों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। सेंगुइन महोदय ने 1866 में सर्वप्रथम क्रियात्मक या निष्पादन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया था। अगला जो प्रश्न है वह है, बुद्धि के सूचना प्रक्रम
यानी प्रोसेसिंग उपागम का जो वर्णन था वो किसने किया था? सूचना प्रक्रम का जो उपागम है उसका वर्णन किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने, विनय ने, टर्मन ने या थ्रस्टन महोदय ने? तो स्टर्नबर्ग महोदय जो हैं उन्होंने सूचना यानी बुद्धि के सूचना प्रक्रम या प्रोसेसिंग उपागम का जो वर्णन है वो किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? स्टर्नबर्ग का त्रितत्व सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत या स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत? तो निम्न में से वो कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? तो स्टर्नबर्ग जो महोदय हैं उनका त्रितंत्र सिद्धांत जो है वो इस संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। सूचना संसाधन यानी त्रितंत्र सिद्धांत में अभिज्ञ व्यवहार के पीछे संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, मदघाटक, निष्पादन ज्ञान तथा संग्रहण घटक को 3 घटकों में शामिल किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 54, उसकी तरफ चलते हैं। एक बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षातीत करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। यानी वह बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्याशित करने की जो क्षमता है या क्षमता है वो उच्च है। भाषात्मक बुद्धि पर, संगीतात्मक बुद्धि पर, स्थानिक बुद्धि पर या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पर? तो बालक जिसकी दृश्य संसार की शुद्धता से प्रत्याशित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा स्थानिक बुद्धि पर। यानी स्थानिक बुद्धि पर वह बालक जो है वो सबसे ज्यादा उच्च होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों पर नियंत्रण रखना या उपयुक्त सभी? तो किस प्रकार की बुद्धि को संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है? तो ये उपयुक्त सभी जो कारण है यानी संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता और संवेगों पर नियंत्रण रखने की जो क्षमता है उसको संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति विशेष की उस समग्री क्षमता से है जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरों के संवेगों को जानने, समझने तथा उचित अनुभूति एवं अभिव्यक्ति कराने में सहायता करते हैं। तो उसे संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है। यानी कि सभी प्रकार का जो व्यवहार है उसको उचित प्रकार से किया जा रहा है तो उसको संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत शामिल करेंगे। अगला प्रश्न है, डेनियल गोलमैन संबंधित हैं, यानी डेनियल गोलमैन महोदय जो हैं वो किससे संबंधित हैं? मानसिक स्वास्थ्य से, संवेगात्मक बुद्धि से, सृजनात्मकता से या व्यक्तित्व से? तो डेनियल गोलमैन महोदय का जो संबंध है वह है संवेगात्मक बुद्धि से। वर्तमान में जिस संवेगात्मक बुद्धि की सर्वप्रथम चर्चा की जा रही है उसे लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो केवल अमेरिका के डेनियल गोलमैन महोदय जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको जाता है। उन्होंने अपनी 1995 में प्रकाशित यानी 1995 में एक पुस्तक थी जिसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? यानी डेनियल गोलमैन महोदय ने 1995 में एक पुस्तक लिखी थी कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। इनमें उन्होंने सर्वप्रथम ये विचार दिया था, यानी इसको संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का जो विचार था वो इसमें दिया था। इसके माध्यम से ये जो संवेगात्मक बुद्धि है ये चर्चा का विषय बन गई थी।
यानी इनकी जो पुस्तक थी 1995 में लिखी गई थी इनके द्वारा कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। इसके माध्यम से तो जो डेनियल गोलमैन महोदय हैं वो मनोवैज्ञानिक यानी संवेगात्मक बुद्धि के जगत में मनोवैज्ञानिकों के मध्य में छा गए थे। अगला प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। यह पुस्तक किसने लिखी है? पीटर साल्वे ने, जॉन मेयर ने, डेनियल गोलमैन ने या नैन्सी गिब्स ने। तो अभी पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया था कि डेनियल गोलमैन जो है उन्होंने 1995 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। और संवेगात्मक बुद्धि को इसके माध्यम से इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बना दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोलमैन, मेयर एवं साल्वे का नाम क्यों जाना जाता है? सांवेगिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, बुद्धि परीक्षण के लिए या व्यक्तित्व के मापन के लिए। तो ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक हैं गोलमैन, मेयर एवं साल्वे, ये सांवेगिक बुद्धि के लिए ही जाने जाते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सांवेगिक बुद्धि का जो प्रयोग है 1990 में सर्वप्रथम 2 अमेरिकी प्रोफेसरों डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर सोलोबो यानी जॉन मेयर और पीटर सोलोबो ने किया था। इनके साथ साथ लोगों की जो संवेगात्मक क्षेत्र में विद्यमान वैयक्तिक योग्यताओं में विभेदीकरण की जो क्षमता थी वो बढ़ गई थी। तो 1990 में सर्वप्रथम अमेरिका के 2 मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जॉन मेयर तथा डॉक्टर पीटर सोलोबो द्वारा वैज्ञानिक प्रमाप संवेगात्मक बुद्धि का जारी किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 यानी कि 59। किसने सांवेगिक बुद्धि का संप्रत्यजात हो वो सबसे पहले दिया था? यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो सबसे पहले किसने दी थी? गोलमैन ने, सोलोबो एवं मेयर ने, जिलमान ने या हैच ने? तो इसमें ये जो सोलोबो एवं मेयर महोदय जो हैं उन्होंने 1990 में सर्वप्रथम ये सांवेगिक बुद्धि का जो संप्रत्यय था वो दिया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने सांवेगिक बुद्धि पर कार्य किया? हार्वर्ड गार्डनर ने, डेनियल गोलमैन ने, जॉन डी मेयर एवं पीटर सोलोबो ने या उपयुक्त सभी ने? तो ये जो उपयुक्त सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं हार्वर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर एवं पीटर सोलोबो, इन सभी ने इस सांवेगिक बुद्धि नामक तत्व पर कार्य किया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? स्वजागरूकता, स्व सामर्थ्य, स्व प्रबंधन या सामाजिक कौशल? तो डेनियल गोलमैन महोदय ने संवेगिक बुद्धि का जो आयाम नहीं दिया था वह है स्व सामर्थ्य। विभिन्न विद्वानों ने संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत अलग अलग तत्व बतलाए हैं। उदाहरण के लिए हे महोदय, हे जो है वे संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताते हैं। स्व जागरूकता, पहला तत्व है उनका स्व जागरूकता, स्व जागरूकता। दूसरा है सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता। तीसरा है स्व प्रबंधन, स्व प्रबंधन। और चौथा है संबंध प्रबंधन। तो हे महोदय के अनुसार स्व जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, स्व प्रबंधन एवं संबंध प्रबंधन जो 4 तत्व हैं वो बताए गए हैं। और इन 4 तत्वों के साथ साथ 16 उपतत्वों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? यानी वह कौन सा तत्व है जो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमी सामर्थ्य, आत्म अभिप्रेरणा, पर अनुभूति या संबंधों को संचालित करना? तो संवेगात्मक बुद्धि का जो तत्व नहीं है वह है उद्यमी सामर्थ्य। यानी उद्यमी सामर्थ्य जो है वो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है?
साम्यिक बुद्धि का जो घटक नहीं है वो है कौन सा है? सांवेगिक प्रत्यक्षीकरण, सांवेगिक एकीकरण, सांवेगिक अधिगम या सांवेगिक प्रबंधन। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर है यानी सांवेगिक बुद्धि का घटक जो नहीं है वह है सांवेगिक अधिगम। सांवेगिक प्रत्यक्षीकरण, सांवेगिक एकीकरण और सांवेगिक प्रबंधन जो है वो सांवेगिक बुद्धि के घटकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, लेकिन सांवेगिक अधिगम जो है वो इसका घटक नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता या चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण। तो इसमें से जो संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं माना जाता है वह रहेगा समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता है वो सांवेगिक बुद्धि का आयाम नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? संवेगों को जानना, संवेगों का प्रबंधन, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना या संवेगों को जागृत करना। तो संवेगों को जागृत करना ये जो फैक्ट है वो संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं माना जाता है। इसके अंतर्गत और देखते हैं कि सांवेगिक बुद्धि पद का जो प्रतिपादन है वो शेलोबी तथा मेयर महोदय द्वारा 1990 में किया गया था। इसके अनुसार सांवेगिक बुद्धि जो वह है उसके 5 मुख्य तत्व होते हैं। सांवेगिक बुद्धि के 5 मुख्य तत्व होते हैं। पहला है अपने आप को अभिप्रेरित करना, स्वयं को अभिप्रेरित करना। दूसरा है अपने संवेगों की पहचान करना तथा प्रबंधन करना, पहचान तथा प्रबंधन। और अगला है यानी तीसरा अपने आप को अभिप्रेरित करना, अपने आप को अभिप्रेरित करना। चौथा है दूसरों के संवेगों की पहचान करना, दूसरों को पहचानना। और पांचवा है अंतर्वैयक्तिक संबंधों को ठीक ढंग से संचालित करना। बुद्धि के क्षेत्र में यह एक नया संप्रत्यय है, यानी सांवेगिक बुद्धि जो है वो एक नया संप्रत्यय है। इस प्रकार की बुद्धि से हमारा तात्पर्य उस दक्षता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने तथा दूसरों के संवेगों को समझता है, उन्हें प्रेरित करता है और अपने तथा दूसरों के संवेगों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है। यानी सांवेगिक बुद्धि जिस मनुष्य के अंतर्गत जितनी होगी वह अपनी जो बुद्धि है या अपने जो सिद्धांत हैं उनका उसी प्रकार से उचित ढंग से यूज कर सकेगा और दूसरों के संवेगों या दूसरों की सुख दुख आदि जो व्यवहार है, भावना है, उनको समझ सकता है और उनके साथ उचित व्यवहार कर सकता है। उसी प्रकार से बुद्धि के जो सिद्धांत हैं और उनके द्वारा यानी किन के द्वारा उनको प्रतिपादित किया गया है इनको एक नज़र से देख लेते हैं, यानी कि विभिन्न जो सिद्धांत हैं उनको देख लेते हैं। पहला जो सिद्धांत है वह है एक कारक सिद्धांत, यानी बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है उसको हम देखते हैं। एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, यह अल्फ्रेड बिने महोदय के द्वारा दिया गया था। अल्फ्रेड बिने महोदय ने इसको प्रतिपादित किया था। बुद्धि का दूसरा जो प्रकार है वह है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत इसको स्पीयरमैन महोदय जो हैं उन्होंने प्रतिपादित किया था। बुद्धि का जो बहुकारक या बहुतत्व सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि का बहुकारक या बहुतत्व सिद्धांत दिया गया था। इसके अलावा त्रिकारक
त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। स्पीयरमैन, इनके द्वारा द्विकारक सिद्धांत भी दिया गया था। अगला बुद्धि का जो प्रकार है वह है समूह कारक। समूह कारक तत्व या समूह कारक सिद्धांत, ये जो था वो थर्स्टन महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। थर्स्टन महोदय ने इसको प्रतिपादित किया था। अगला है बुद्धि प्रतिमान का सिद्धांत। प्रतिमान सिद्धांत, प्रतिमान सिद्धांत, ये थॉमसन महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रतिमान सिद्धांत। बुद्धि का जो अगला प्रकार है वह है पदानुक्रमिका सिद्धांत। ये वर्ट व वर्टन महोदय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला जो प्रकार है वह है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, यह गिलफर्ड महोदय के द्वारा दिया गया था। गिलफर्ड महोदय जो है वो त्रिआयामी सिद्धांत की व्याख्या करने वाले यानी प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। अगला जो है वो ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत है। बुद्धि सिद्धांत वो ब्लूम महोदय ने दिया था। बुद्धि का अगला प्रकार है केटन का धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत। ये केटन महोदय के द्वारा दिया गया था। अगला है बुद्धि का तथा बुद्धि का सिद्धांत। का तथा खा का सिद्धांत ये हैब महोदय ने प्रतिपादित किया था। तो इस प्रकार से ये बुद्धि के जितने भी प्रकार थे या सिद्धांत थे जिन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किए थे उनके बारे में जानकारी थी। इसके अलावा दो चार फैक्ट्स और देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा बुद्धि परीक्षण बना था, तो वह था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। तो भारत में सर्वप्रथम जो बुद्धि परीक्षण बना था वो था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। और बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रश्नों की संख्या थी वो 30 थी। सिगमंड फ्रायड ने जो सिद्धांत दिया था वह था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्यक्ति का जो चेतन मन होता है वो मन का कुल भाग 1/10 होता है, यानी कुल मन का 1/10 भाग जो होता है वो चेतन मन होता है। और अचेतन मन जो होता है वो 9/10 भाग होता है। और इसके अलावा बुद्धि का जो संरचना मॉडल है, वो 1967 में प्रस्तुत किया गया था। द्वितत्व एवं त्रितत्व का जो सिद्धांत था वो स्पीयरमैन महोदय ने दिया था।
गामक गामक या यांत्रिक बुद्धि जो है, यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है। गामक या यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। अगली एक परिभाषा है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन जो है वो स्टर्न महोदय का है। स्टर्न महोदय ने बुद्धि के बारे में कहा है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता, नई परिस्थिति के साथ समायोजन की जो योग्यता है उसे बुद्धि कहा जाता है, ऐसा स्टर्न महोदय कहते हैं। द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो स्पीयरमैन महोदय ने किया था। और बुद्धि के जो समूह कारक का जो प्रतिपादन है वो थर्स्टन महोदय ने किया था। थर्स्टन महोदय ने बुद्धि का समूह कारक दिया था। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण जो है वो उसको आर्मी बीटा परीक्षण कहा जाता है। बिने के तथ्य सिद्धांत से जो असहमत थे वो थे डॉक्टर जॉनसन, यानी बिने का तथ्य सिद्धांत जो था, तथ्य सिद्धांत उससे असहमत जो थे वो थे डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन महोदय जो मनोवैज्ञानिक थे वो बिने के तथ्य सिद्धांत से सहमत नहीं थे। सर्वप्रथम बुद्धि मापन का जो मापदंड बनाया था वो बिने महोदय ने ही बनाया था। हीरों के लिए हम खुदाई करते हैं और स्वर्ण को शुद्ध करते हैं, किंतु प्रतिभा का हम नाश कर रहे हैं। यह कथन जो है वो के.एन. दत्त महोदय ने दिया था। के.एन. दत्त महोदय जो हैं उन्होंने कहा था कि हीरों के लिए हम खुदाई करते हैं और स्वर्ण को शुद्ध करते हैं, किंतु प्रतिभा का हम नाश कर रहे हैं। इसके अलावा बुद्धि परीक्षण का जो सर्वप्रथम परीक्षण किया था वो बुंट महोदय ने किया था। यानी बुद्धि परीक्षण जो है, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम परीक्षण करने वाले जो थे वो थे बुंट महोदय। यानी बुंट महोदय ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का परीक्षण किया था। समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का जो मान होगा वो 0.90 होगा। यानी समान जुड़वा बालक जो हैं उनमें सहसंबंध का गुणांक का जो मान होगा वो 0.90 होगा। कक्षा में शिक्षक के समक्ष सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है वह है विसंभागीयता। यानी विभिन्न प्रकार के बालक रहते हैं। भावना एवं संवेग में जो अंतर है वो अंश का पाया जाता है। भावना एवं संवेग के मध्य जो है वो किस तत्व का अंतर पाया जाता है, वह है अंश का इनके अंतर्गत वो जो अंतर है वो पाया जाता है। और आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि का जो नाम दिया था वो टर्मन महोदय ने दिया था। इन आईक्यू जो वर्ड है या बुद्धि लब्धि वो टर्मन महोदय के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का विभाजन जो किया था वो टर्मन एवं मेरिल महोदय ने किया था। बुद्धि का जो विभाजन है वो टर्मन एवं मेरिल महोदय जो हैं उन्होंने किया था। तो बुद्धि विभाजन का जो कार्य था वो टर्मन एवं मेरिल महोदय ने किया था।
तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें, हमारे वीडियोज़ को निरंतर देखते रहें, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करें जिससे हमको पता लगे कि आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। अपने मित्र को शेयर करते रहें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, इनका कोई पैसा नहीं लगता है। अगले वीडियो के लिए हमसे बने रहें। धन्यवाद।